नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 12th के दूसरे चैप्टर मानव भूगोल के विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, पहले प्रकार के प्रश्न जो है विकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा, उसे चुनना रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वह अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वह अफ्रीका में है। और सर्वाधिक जन्म दर, मृत्यु दर यह भी कहाँ पे है? अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि यह एक पिछड़ा इलाका है। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह एक पिछड़ा अविकसित देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसमें से हमको बताना है कि आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय जो प्रदेश है, उसमें से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व जो एशिया है यह एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। जबकि आटाकामा यह एक मरुस्थल है, भूमध्य प्रदेशीय क्षेत्र और ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे जो ठंडी अत्यधिक होती है, इसीलिए जो दक्षिण पूर्व एशिया है यह एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ना कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलभाव कारक है, बेरोजगारी कारक है और महामारी ये कारक है। इसमें से चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाएं यह एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो तथ्य है वह सही नहीं है? विगत 5000 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, तो ये सही है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे थे, ये भी सही है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह तथ्य जो है वह एक सही नहीं है। अगला प्रकार के क्वेश्चन में 30 शब्दों के अंतर्गत हमें उत्तर देने रहते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृति, जलवायु तथा मृदाएं शामिल है। ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या का जो घनत्व है वह उच्च होता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्यों के लिए आवश्यक होती है। अतः बंजर भूमियों की तुलना में जो उपजाऊ भूमियां हैं उसमें अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? विश्व के जिन क्षेत्रों में जलवायु मानव के अनुकूल होती है, इसमें बोल रहा है विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व इसी कारण से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास है। का जो है वह जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार किया जाता है। जन्म दर को हम कैसे निकालते हैं? तो जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटे
उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 1000 से भाग दे 1000 कर देते हैं। मृत्यु दर का ज्ञात कैसे करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को निम्नानुसार गणना के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। अगला है प्रवास। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान को जाकर बस जाते हैं। अर्थात जहाँ पर जो परिस्थिति है वह अनुकूल होती है वहाँ पे लोग बस जाते हैं, जबकि जहाँ पे परिस्थिति जो है वह प्रतिकूल होती है, जैसे बेरोजगारी हो गया, महामारी हो गया, तो उस स्थान से वहाँ लोग से चले जाते हैं। तो यही बता रहा है। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसमें अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है इसमें जन्म दर में मृत्यु दर में। जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जन्म दर क्या है। जन्मवर इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र द्वारा निकाला जाता है। जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ष विशेष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 1000। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण घटकों से एक है। मृत्यु दर क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या की गणना निम्नानुसार द्वारा की जाती है, जैसा कि पहले भी हमने बताया था। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। अगला अंतर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है? अर्थात किन कारकों के द्वारा प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके प्रतिकर्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक कौन कौन से हैं वह बताना है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं जहाँ वहाँ एक लंबे समय से रह रहे होते हैं। बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशा, राजनीति अस्थिरता व उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी व जल की कमी, ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों के लोग प्रतिकर्ष का कारण बनती है। अब अपकर्ष कारक क्या क्या होते हैं? रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान का जो अप्रवास है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह द्विगुणितीय क्वेश्चन है। इसमें 150 शब्दों में उत्तर देने होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। विश्व की जनसंख्या जो 600 करोड़ से अधिक है, वर्तमान समय में 8 बिलियन हो गई है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है। यह आपको याद रखना है। असमान रूप से वितरित अथवा बसी हुई है। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए हैं तो कहीं बहुत ही विरल रूप में बसे हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं इसे जानने के लिए जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है, जिससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों से हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है।
विश्व की जनसंख्या का 90% जो भाग है वह 10% स्थल भाग पर निवास करती है, और जो 10% जनसंख्या का भाग है वह 90% जो स्थल भाग है उस पर निवास करती है। जिस छोटे भूभाग पर 90% जो लोग हैं वह निवास करते हैं, वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देती है। फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या के वितरण व घनत्व को निम्नलिखित कारणों के द्वारा प्रभावित करते हैं। अब इनके कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला जो कारक है वह है भौतिक अथवा भौगोलिक कारक। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। तीसरा कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जो पहला भौतिक अथवा भौगोलिक कारक है, इसमें क्या क्या आता है? भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित शामिल किए जा सकते हैं। पहला, विश्व के समतल मैदानी भागों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार तथा जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं का कारण घनी आबादी जनसंख्या मिलती है। अर्थात जहाँ पर जो भौतिक अथवा भौगोलिक कारक जो अनुकूल रहता है वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, ज़्यादा निवास करती है। अगला कारक है जलवायु। तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में सम जलवायु है वहाँ विषम जलवायु की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक तापमान तथा अधिक शीतल प्रदेश जैसे मरुस्थल व ध्रुवीय प्रदेश लगभग मानव विहीन हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा व तापमान सामान्य है तथा अनुकूल जलवायु है वहाँ पर जो जनसंख्या है वह क्या होगी? अधिक होगी। अगला जो कारक है वह है मृदाएं। कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टी में अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। नदी घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछी होती है, अतः अनेक प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इन नदी घाटियों में हुआ। जैसा कि हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की जो विकास तथा जो विभिन्न सभ्यताएं हैं, चीन की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, इन सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे हुआ। तो जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ की मृदाएं उपजाऊ होंगी और वहाँ पे जो जनसंख्या है वह बढ़ जाएंगी। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो होती ही है, और इसके अलावा मीठे स्वच्छ जल के स्रोत भी यही नदियाँ हैं। अतः विश्व की सभी नदियाँ घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। अगला कारक है जल स्रोत। इसमें क्या क्या आता है? झीलें व नदियाँ मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं, जबकि सागर व महासागर जो है इसका जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पीने का पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज भी नदी घाटियों में मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व में मिलता है। अगला कारक है वह है आर्थिक कारक। इसमें क्या क्या आता है? विश्व के जिन भूभाग या क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है तथा वहाँ समतल उपजाऊ भूमियाँ हैं और वहाँ कृषि का विस्तार हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं जैसे यातायात, परिवहन की सुविधा, बैंकिंग तथा वाणिज्य गतिविधियां स्वतः ही विकसित हो जाती है, अर्थात अपने आप ही विकसित हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए अपकर्ष का कारण होते हैं। धीरे धीरे ही सही ऐसे क्षेत्र आगे चलकर उच्च जनसंख्या घनत्व का केंद्र बन जाते हैं। अगला जो कारक है वह है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण, राजनीतिक गतिविधियों के कारण, वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से तथा सांस्कृतिक गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की सुविधाओं के चलते महत्वपूर्ण हो जाती है और जो लोग हैं वह बस जाते हैं इसी क्षेत्र में। इस तरह वहाँ मेगा नगरों का विकास हो जाता है। विश्व का सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला घनत्व
जो सघन राज्य या क्षेत्र कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं, वह ऐसे ही नगर व क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वोच्च है, अर्थात जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ भी जनसंख्या जो घनत्व है वह बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। हमने पढ़ा है जनांकीय जो संक्रमण है उनकी 3 अवस्थाएं हैं, इनकी विवेचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता जाता है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होती है। इन परिवर्तनों को 3 अवस्थाओं में जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है, अर्थात इनको 3 अवस्थाओं के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ पे आपको चित्र भी दिया है, अगर दिखाए तो यहाँ पे उदाहरण दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश वर्षा वनों के आदिवासी, यहाँ पे अफ्रीका का देख सकते हैं, बांग्लादेश का देख सकते हैं। बीच वाला जो क्षेत्र है इसमें पेरू, श्रीलंका, केन्या, भारत को रख सकते हैं, पाकिस्तान को रख सकते हैं। और जो ये वाला क्षेत्र है इसमें कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जो विकसित देश हैं उसको रख सकते हैं। इसमें जो मैप का ही क्या कारण है, इसमें बताया गया है कि जो देश अविकसित हैं जैसे कि अफ्रीका हो गए, जो क्या कहते हैं विकासशील से भी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे जो जनसंख्या का जन्म दर है वह उच्च होता है और मृत्यु दर उच्च होती है। चूँकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, इसीलिए यहाँ का जनसंख्या का वृद्धि नहीं हो पाता है। अब दूसरी अवस्था क्या है, इसमें भारत जैसे देशों को शामिल किया जा सकता है, इसमें विकासशील देशों को शामिल किया जा सकता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे जन्म दर तो उच्च रहती है परंतु जो मृत्यु दर है वह कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वह सुलभ हो जाती है। जैसे भारत देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो जाने के कारण जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम लोग चीन से भी ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनसंख्या तो बढ़ जाएगी परंतु जो मृत्यु दर है उसमें कमी हो जाएगी, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। अगला जो थर्ड अवस्था या तृतीय अवस्था, इसमें कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चूँकि ये लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और ये जानते हैं कि कम बच्चे पैदा करने पर जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ का जो जन्म दर है वह निम्न होता है। और चूँकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वह भी विकसित हो जाती हैं और यहाँ पर जो मृत्यु दर है वह भी निम्न हो जाता है। तो जन्म दर निम्न हो जाता है, मृत्यु दर भी निम्न हो जाता है। इस कारण यहाँ का जनसंख्या वह वृद्धि नहीं करता, वह शून्य की अवस्था में चला जाता है, या तो वृद्धि करता है या तो शून्य की अवस्था में चला जाता है, या तो फिर डिक्लाइन करने ही लगता है। तो इस तरह यह मैप बताता है। इसी का जो विवेचन है ये नीचे किया गया है। देखते हैं प्रथम अवस्था में क्या होता है। इस अवस्था में उच्च प्रजनशीलता व उच्च मृत्यता देखी जाती है, क्योंकि लोग महामारियों व भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ण अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। इस अवस्था में जीवन जो प्रत्याशा है, किसी व्यक्ति के जीने की आशा निम्न होती है। जैसे कि अफ्रीका जैसे देशों में अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न अथवा आदिम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय होता है तथा आखेट, वस्तु संग्रह, वनों में मिलने वाले उत्पाद का संग्रह व पारिवारिक कार्य जैसे चटाई बुनाई, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शहद व लकड़ी एकत्रित करना, पशुपालन, लकड़ी की वस्तुएं बनाना व लोहार का कार्य आदि व्यवसायों से धनोपार्जन करते हैं। अब से 2200 वर्ष पहले तक सभी देश इसी तरह के समाज थे, अर्थात सभी देश पिछड़े हुए थे। आज से अगर 200 साल पहले की देखें तो सभी देशों का यही हाल था। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रजनशीलता उच्च होती है। जैसे कि भारत में है, जो जन्म दर है वह उच्च है, परंतु क्या है, यद्यपि समय के साथ यह घटती जाती है। भारत जैसे जैसे
शिक्षित राष्ट्र बनता जाएगा वैसे वैसे यहाँ की जनसंख्या घटेगी। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार व स्वच्छता के स्तरों में सुधार से मर्त्यता यानी मृत्यु दर में कमी आ जाती है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है तथा तकनीकी विकास का प्रारंभ से लोगों में महामारियों से लड़ने का जज्बा विकसित हो जाता है। पौष्टिक भोजन के कारण यह परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इन देशों में वृद्धि दर ऊंची होती है जिसका कारण उच्च जन्म दर तथा घटता मृत्यु दर हो जाता है। थर्ड जो अवस्था है, तृतीय अवस्था, इसमें कौन से देश आते हैं? विकसित देश आते हैं। इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता यानी कि मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घट जाती है। इसलिए जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में जहां अधिकांश जो जनसंख्या है वह शिक्षित तथा प्रौद्योगिकी रूप से विकसित है, अधिकांश जनसंख्या द्वितीय व तृतीय आर्थिक क्रियाओं में लगी होती है। अर्थात द्वितीय और तृतीय अवस्था क्या होती है? द्वितीय अवस्था होती है औद्योगिक अवस्था जिसमें कि सब मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। थर्ड अवस्था सर्विंग सेक्टर की होती है जिसमें कि परिवहन और कॉल सेंटर ये सब आ जाते हैं। प्रथम अवस्था में कृषि आता है। इसमें बताया गया है कि जो पिछड़े राज्य हैं वो कृषि वाले कार्यों में अर्थात प्रथम अवस्था जो प्रथम क्रिया होती है उसमें ज़्यादा भाग लेते हैं, जबकि जो विकसित या विकासशील राज्य है उसमें दूसरे और थर्ड अवस्था जो होती है उसमें भाग लेते हैं ज़्यादा। तो इसमें बताया कृषि या अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग होते हैं, उनमें भी सभी कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। जीवन यापन का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्ण परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, अतः यहाँ जनसंख्या का जो वृद्धि है वह कम हो जाता है। इस दर पर कुछ विकसित राष्ट्र को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे तो कुछ कभी भी इसे दोगुना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे क्लास 12 चैप्टर 2, ये हमारे मानव भूगोल के जनसंख्या विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के अभ्यास प्रश्न। उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।